ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाले एक बार आप लोग चेक कर लेना आप लोगों को वॉइस आ रहा है या नहीं। कोण असं चालू असेल तर बघून घ्याल एकदा हां लाईव्हमध्ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो सारी चीज़ें हमने HTML का देखा था। एक बेसिक प्रोग्राम भी रन करके हम लोगों ने देखा था कल। तो ये कल का लास्ट वाला जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड वाला वो हमने करके देखा हुआ था कल। ठीक है, और बेसिक चीज़ें भी इसके बारे में हमने बताई थी, डिस्कस की थी कि क्या HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखना है। ठीक है, फिर से मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कैसे उसे हमें लिखना है VS कोड के अंदर। तो कल मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले एक फोल्डर बना के रख लेना है। जो भी फ्रंट एंड का काम करने वाले हैं तो एक फोल्डर बना लो उसका। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो पहले हमारे पास एक फोल्डर होता है, पहले से ही हमें बना के रखना होता है और सारा सॉफ्टवेयर का काम हम उसी फोल्डर के अंदर करते हैं, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी और डेटाबेस का भी। तो हमने एक फोल्डर डेस्कटॉप पे ही बनाया है, आप चाहे तो C ड्राइव, D ड्राइव कहीं पे भी बना सकते हो। तो यहाँ से अभी मैं चाहूँ तो VS कोड को ओपन कर सकता हूँ डायरेक्ट राइट क्लिक करके। शो मोर ऑप्शंस पे यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख जाता है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है ये ऑप्शन तो घबराने की कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली VS कोड को भी ओपन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे फोल्डर कैसे सिलेक्ट करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस पहले दिखेगा आप लोगों को जिन्होंने नया नया इंस्टॉल किया होगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर फाइल सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आना है फाइल और यहाँ पे आना है आपको ओपन फोल्डर पे। ठीक है, ओपन फोल्डर करना है और जो फोल्डर आपने बनाया होगा, जैसे कि मैंने ये फोल्डर बनाया है JFD जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और अब जो भी प्रोग्राम हम करेंगे HTML का वो सारी चीज़ें हम इसी के अंदर रन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। ठीक, फर्स्ट प्रोग्राम मुझे बनाना है तो जावा फुल स्टैक के फोल्डर पे यहाँ पे आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी हम नए प्रोग्राम करेंगे यानी पेजेस जो बनाने वाले हैं तो वो यहाँ से नए नए पेजेस बनेंगे। ये एक फोल्डर का ऑप्शन है, आप जावा फुल स्टैक के फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर अगर बनाना चाहते हो तो फोल्डर भी यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हो। अब मुझे पहला प्रोग्राम करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे first.html डाल सकता हूँ मैं, या फिर हमेशा क्या करना है जो पहली फाइल होती है उसको index.html रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जब आप लोग पहला प्रोग्राम करोगे तब करना है ये। ठीक है, यानी कोई वेबसाइट बनाने आप बैठे हो, उसका जो होम पेज होगा वो होम पेज का नाम हमेशा index.html ही रहेगा। फिर उसके बाद में जो भी पेजेस का नाम आप देना चाहो दे सकते हो, होम देना चाहो, contact.html देना चाहो, gallery.html देना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। index.html क्यों देना है, क्योंकि उसका रूट डायरेक्टरी पता चलना चाहिए कि ये मेरा मेन होम पेज है। उसके बाद में कितने भी पेजेस बनाओ मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने index.html नाम से एक फाइल यहाँ पे बना ली। .html हमें एक्सटेंशन रखना है हमेशा, ये ध्यान में रखो जितने भी फाइल आप लोग बनाओगे। अब मैंने कल बताया था कि हमें HTML किस तरीके से लिखना है, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे अभी ये पूरी चीज़ें लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, और ये एंटर करोगे तो डायरेक्टली HTML का जो बॉयलर टेम्पलेट कोड है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कल बताया था कि हमें पहले HTML लिखना होता है, फिर हेड लिखना होता है, फिर टाइटल, फिर हेड को क्लोज, बॉडी लिखो, फिर HTML क्लोज। तो ये हम मैन्युअली कर रहे थे नोटपैड के अंदर। पहले 2-3 दिन आप लोग नोटपैड में प्रैक्टिस करो, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप VS कोड पे शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका काम फास्ट होता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कल मैंने जो प्रोग्राम करके दिखाया था तो उसमें हमने डॉक टाइप HTML नहीं लिखा था। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो डॉक टाइप HTML का मीनिंग क्या है, ये बता रहा है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल है किसकी, HTML की। ठीक है, ये लिखना कब स्टार्ट हुआ, जब आप लोगों का 5 पॉइंट वर्जन आया।
जब तक आपका 4 पॉइंट वर्जन था HTML 1 2 3 4 जब तक था तब तक हम लोग डॉक टाइप नहीं लिखते थे। जब नया वर्जन आया, नया अपडेट आया, जब 5 HTML स्टार्ट हुआ 5.1 5.2 तब से हम लोग इसको डॉक टाइप पहले बताने लग गए। क्यों बताने लग गए? क्योंकि नए नए जो चीज़ें HTML में और ऐड हुई, वीडियोस वगैरह ऑडियोस वगैरह, इसके वजह से। ठीक है, और कुछ ऐसे टैग्स हैं जो डिसकंटिन्यू हो गए, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। जैसे स्मॉल टैग है, बिग टैग है, ये सारी चीज़ें बाद में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी और वो सब CSS में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डॉक टाइप यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है। HTML के अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया गया है जिसको कहा जाता है लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट इंग्लिश में बनानी है तो बताना होगा कि मैं लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। हिंदी में लिख रहे हो तो HI लिख सकते हो, जैसे उर्दू में बना रहे हो तो उर्दू की फिर यहाँ पे वो लैंग्वेज आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखो। अब हेड के अंदर हमने कल सिर्फ टाइटल लिखा हुआ था, और टाइटल मैंने बताया था कि आप जब रन करोगे तो टाइटल मेनू बार में दिखता है वहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और लिखी है, मेटा कैरेक्टर सेट लिखा हुआ है और मेटा नेम, व्यूपोर्ट और कंटेंट दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हेड क्या करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब मेटा का काम क्या है, कैरेक्टर सेट यानी आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको ये रीड करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम है, इसके लिए यहाँ पे कैरेक्टर सेट दिया जाता है ये। अब ये व्यू पोर्ट और विड्थ साइज क्यों दिया है, तो आपकी जो व्यू पोर्ट होगी वेब ब्राउजर की, उसको वो जो व्यू पोर्ट दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्केल 1.0 दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की रिजोल्यूशन को सेम टू सेम एज इट इज रखेगा, यानी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाएगा। पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कोई भी एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं, कोडिंग सीखो की मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। तो ये वेबसाइट अभी इस तरीके से दिख रही है मुझे। अगर मैं इसका रिजोल्यूशन कम करता हूं, अभी छोटा करता हूं तो चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव हो गया। अभी पहले जब था तो थोड़ा लेंदी दिख रहा था, लैंडस्केप पूरा बड़ा था। अगर और इसको मैं छोटा करूंगा तो ये रिस्पॉन्सिव होते जा रहा है। ठीक है, और जब बड़ा कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली कंटेंट को वो एडजस्ट कर रहा है, जब छोटा कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक कंटेंट ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसको ही रिस्पॉन्सिव कहा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमने जो मेटा कैरेक्टर यहाँ पे लगा के रखा है, मेटा व्यूपोर्ट वगैरह, ये इसी के लिए लगाया जाता है कि थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट वो रिस्पॉन्सिव रखे। बाकी रिस्पॉन्सिव आपको खुद बनाना पड़ेगा कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे दिखे, टैबलेट में कैसे दिखे, अगर छोटा पीसी है तो उसमें कैसा दिखे, और लैपटॉप अगर बड़ा है या फिर आपका पीसी जैसे कि डेस्कटॉप बड़ा होगा तो उसमें कैसे दिखे। ठीक है, तो उसकी व्यूपोर्ट हर एक की अलग होती है, तो उस तरीके से उसको वहाँ पे बताना पड़ता है। वो हम आगे देखेंगे। बूटस्ट्रैप में भी डायरेक्टली आपको मिल जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, और HTML CSS में सिर्फ वेबसाइट बनाओगे तो आपको वो करना पड़ता है। वो हम CSS में देखेंगे कैसे करना रहता है रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे ये चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैंने नाम दे दिया, जैसे अभी मुझे पढ़ाना है हेडिंग टैग, तो मैंने टाइटल दे दिया हेडिंग। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। HTML में सबसे पहला जो टैग है वो है आपका हेडिंग टैग। हेडिंग का काम क्या होता है, आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं। तो न्यूज़पेपर जो आ रहा है आपके घर में, उसका कुछ नाम होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ लेते हैं यहाँ पे चलता है लोकमत। ठीक है, और जब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट पेज पे ही, तो कई सारे और जो न्यूज़ होती है उसकी एक कोई हेडिंग होगी यहाँ पे, फिर उसका पैराग्राफ होता है, फिर बाद में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक हेडिंग मिलती है, फिर पैराग्राफ मिलता है, फिर कोई फोटोज होगा यहाँ पे, फिर यहाँ कोई हेडिंग या छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा होगा फोटो के नीचे। ठीक है, तो अब हेडिंग का काम क्या है, जैसे ये हो गया आपकी हेडिंग कि न्यूज़पेपर कौन सा है। अब अंदर जो न्यूज़ होगी छोटी छोटी, उसकी पहले हाईलाइट दी होगी, वो हाईलाइट जो दी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सब हेडिंग्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सब हेडिंग, इसको भी हम कहेंगे
सब हेडिंग, ठीक है। एक मिनट का, हेलो, हाँ पे लिखे बाटी हम कैसे लेकर है। हाँ चला भाई, थोड़ी देर में फ़ोन करी थे, अभी क्लास लेते ही, अबे क्लास लेते ही थोड़ी देर में फ़ोन करी थे हम। कब? वही बात हो हार्ट वाली। हाँ तो सब खाता ना जैसे दी बाटे होकर हार्ट खाए, खाली खाए क्या कर, सब दवाई खाइन के तो बाटे ना ही सब खाओ, मैं जो जो जैसे टाइम दिया है वो सब वैसे खात रहो। हाँ। हम्म, ठीक है। तो ये जो मेन बाकी जो हेडिंग्स हमें दिखेगी बीच में उसको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। तो अभी ये हेडिंग्स जो भी हम लोग यूज़ करेंगे ये आपको HTML के अंदर H1 से लेके टोटल H6 तक हेडिंग यूज़ करना है। इसमें मेन जो हेडिंग होती है वो क्या है, आपकी H1 है, जो आपको हर एक वेब पेज के ऊपर आपके एक बार ही यूज़ करना है, ठीक है। क्यों एक ही बार यूज़ करना है? जैसे लोकमत लिखा था अभी, वो जो बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा होता है वो एक ही बार लिखा होता है पूरे न्यूज़पेपर के अंदर। बाकी हर पेज में जहां भी लोकमत लिखा होगा वो छोटा लिखा होता है, यानी वो एज अ सब हेडिंग काउंट किया जाता है। अब ये H1 आपको एक ही बार क्यों यूज करना है? तो कल मैंने बताया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में अच्छी तरीके से आए, इसके लिए ही आपको H1 को सिर्फ एक बार यूज करना है हर एक वेब पेज के ऊपर, जिससे आपका वेब पेज क्या हो, रैंक हो। जैसे मैं सर्च कर रहा हूं कोडिंग सीखो, तो कोडिंग सीखो अगर मेरे वेब पेज पे मैंने मेन हेडिंग एक ही बार दिया हुआ है तो वेब पेज आपका क्या होगा, रैंकिंग में आएगा, ठीक है। अगर आपने समझ लो 5 पेजेस बनाए हैं वेबसाइट बनाते टाइम, तो कोडिंग सीखो आप सभी जगह चाहे तो सब पेजेस पे दे सकते हो, यहाँ पे मेन हेडिंग, ठीक है। या फिर कोडिंग सीखो का आप होम पेज बना रहे हो तो यहाँ होम रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे अबाउट, यहाँ पे रखोगे आप कॉन्टेक्ट, यहाँ रख दिया आपने गैलरी, ठीक है। तो अभी जब भी आप सर्च करोगे कोडिंग सीखो /होम, तो ये होम पेज आपका रैंक करेगा, ठीक है। अगर आपने होम के जगह यहाँ डाल दिया कोडिंग सीखो ./अबाउट, तो ये आपका अबाउट पेज सर्च होगा ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये हमेशा ये जो मेन कंटेंट होता है, मेन हेडिंग होती है, वो एक बार पेज पे एक ही बार दिखाई जाती है। सब हेडिंग्स आप चाहे तो कितनी बार भी दिखाओ, तो सब हेडिंग को दिखाने के लिए आपके पास है H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है, ठीक है। अब ये जब हम प्रिंट करवाएंगे तो साइज वेरी करेगा, जैसे H1 अगर प्रिंट होगा तो जैसे होम बड़ा दिखेगा, अगर H2 में ही मैंने होम लिखा होगा तो फिर वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा फिर साइज में। ऐसे ही H6 तक जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो साइज एकदम ही छोटी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि मेन हेडिंग आपकी सबसे बड़ी दिखती है और बाकी सब हेडिंग्स हमेशा हम लोग छोटा 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 जैसा उसका काम होगा न्यूज़ का, न्यूज़पेपर में देखते हो, या फिर आपके टेक्स्ट बुक भी आप लोग ले लोगे कोई भी सब्जेक्ट का, सी का, जावा का, तो आप देखोगे तो जावा सबसे पहले एकदम बड़े अक्षरों में रहता है आपका। फिर उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया तो एक सब हेडिंग हो गई, फिर उसका पैराग्राफ छोटा रहेगा। फिर आप समझ लो जैसे थ्रेडिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग होगा, तो मेन बड़ा बोल्ड अक्षर में रहेगा और बाकी चीज़ें आपको, ठीक है, उस तरीके से पैराग्राफ में दिखेगी। तो हेडिंग हमेशा आपको एक ही बार यूज करना है, ये आप लोगों को वहां पे ध्यान में रखना है। ये क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब हेडिंग लिखना कैसे है, तो बॉडी टैग में आओगे आप लोग, ठीक है, आपका पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। बॉडी टैग के अंदर आ जाओ, H1 यूज करोगे और H1 के अंदर जैसे मैं यहां लिख देता हूं HTML, ठीक है, इस तरीके से। अब H2, H4, ये सारी चीज़ें लिखनी है तो मैं क्या करता हूँ, 6 बार मुझे लिखना है तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये कॉपी पेस्ट कैसे करना है, शिफ्ट अल्टर और डाउन बटन दबाते जाओगे तो आपका ये
फर्स्ट जो लाइन होती है वो एज इट इज कॉपी होती है। ठीक है, तो 2 4 5 एक और बचा हुआ है, 6 मैंने कर लिया। अभी H1 यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ चेंज करना है मुझे H2, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अल्टर बटन दबा के रखोगे तो दोनों जगह का साथ में चेंज हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ हम कर लेंगे H3। अब ये MDN रेफरेंस जो आ रहा है आप चाहे तो पढ़ सकते हो उसको। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन किसका है, पूरा HTML का जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो दिया होता है। MDN में जाके पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। और लास्ट में आएगा आपका H6। ठीक है, इस तरीके से। अभी सब जगह मैंने HTML ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे रन कर लेंगे। अब रन करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट गो लाइव करना होता है। अभी जिसने पहली बार अगर VS कोड डाउनलोड किया होगा तो उसे गो लाइव का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब ये लाना कहाँ से है, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिखेगा, इस एक्सटेंशन पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको लाइव सर्वर। ठीक है, अभी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे वो इंस्टॉल दिखेगा। लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा तो मुझे डिसेबल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, वो इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली गो लाइव वाला बटन आपके उसमें दिखने लगेगा। इसके अलावा और एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना जिसको कहा जाता है प्रीटियर। वो क्या करेगा, तो प्रीटियर का काम क्या होता है, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। प्रीटियर आपका जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है अभी अंदर HTML का, उसको थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा डिजाइन करके वहां पे दिखाएगा वो। ठीक है, इतने आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखने हैं। प्रीटियर का काम है कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना। अभी आगे हम अगर जब आपका प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा 1000 लाइन का 2000 लाइन का, तो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक एक चीज़ें दिखाई देगी अच्छे से। यानी जैसे यहाँ पे वो ऐसा कुछ टैब बार दबा के आगे कर देगा पहले से ही। इसके अंदर भी अगर आप जाके यूज़ करोगे फिर से कोई कोड तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रखेगा वो। ठीक है, जब बड़ा प्रोग्राम बनेगा तो हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, वो प्रीटियर का यूज़ तब आप लोगों को समझ में आएगी। ये 2 एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेने हैं आप लोगों को। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मैसेज करो। ठीक है, इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद में गो लाइव का बटन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से गो लाइव करो। गो लाइव करोगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा इस तरीके से, और आपको यहाँ पे अभी दिखेगा HTML इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेन जो हेडिंग है H1 हमारी, जैसे कि मैंने बताया, वो मेन आपका सबसे बड़ा हेडिंग इस तरीके से दिखता है। फिर सब हेडिंग्स आपको जैसे जिसका काम पड़ता है वैसे वो यूज़ करता है। अब ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो H2 H3 H4 तक ही करते हैं, बाकी काम में आती नहीं है। इतनी छोटी सी हेडिंग कोई यूज़ नहीं करता है। इतना तो आप लिखने बैठोगे तो आपका पैराग्राफ का साइज ही रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज़ में आएगा मेन हेडिंग के लिए H1 और सब हेडिंग्स के लिए H2 H3 और H4 तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कुछ डाउट है, कुछ ना समझा हो? ठीक है, मेन हेडिंग अगर यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ मैं पहले हमारे इस पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे ये एक सब हेडिंग है जो H2 या H3 यूज़ किया गया है। अब ये जो लिखा गया है ये H1 है हमारा। ठीक है, अब और अंदर अगर आप जाते हो तो ये आपका पैराग्राफ वगैरह यूज़ किया गया है, ये बटन से। ये देखो, ये H2 या H3 पैराग्राफ आपका H1 यूज़ किया गया है, H2 या H3, और ये फिर पैराग्राफ लिखा गया है। यहाँ पे भी आओगे तो ये भी आपका क्या है, हेडिंग है। ये भी H2 या H3 यूज़ करके लिखा गया है। अगर देखना है तो आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो इसको। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो दिखेगा। ये देखो, दिख रहा है H2 क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ पे यूज़ किया गया है, बटन्स वगैरह है। अभी ये भी H2 ही है मेरे ख्याल से, फिर यहाँ पे ये H3 होगा, छोटा है थोड़ा सा। तो ऐसे हेडिंग्स यूज़ किए जाते हैं। अब पैराग्राफ कैसे लिखना है, जैसे अभी ये हेडिंग हो गई हमारी, समझ लो।
मैं इसको ही H2 में डाल देता हूँ और पैराग्राफ कैसे लिखना है वो बताता हूँ। अभी हम आ जाते हैं VS कोड में। H2 के अंदर में अभी क्या करता हूँ, मैंने जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे हेडिंग थी वो कॉपी करके रख दी। H1 में मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कोडिंग सीखो का ये वेबसाइट है तो कोडिंग सीखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब पैराग्राफ लिखना है तो मैं H2 के नीचे आता हूँ, P टैग यूज करेंगे। हेडिंग के लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 यूज करते हैं, और जब पैराग्राफ लिखना होता है तो पैराग्राफ के लिए P टैग को ओपन, P टैग को क्लोज करना होता है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ लिखना नहीं होता है, सिर्फ P उसको डिनोट किया जाता है। अब P टैग के अंदर आपको जो पैराग्राफ लिखना है बाय डिफॉल्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखना रहेगा, वेलकम टू कोडिंग सीखो, या फिर जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हो। अगर HTML का पूरा डेफिनेशन कुछ लिख रहे हो तो वो लिखो। जैसे अभी मैंने कोडिंग सीखो की वेबसाइट से ही एक पैराग्राफ उठाना चाहता हूँ, तो ये वाला पैराग्राफ मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। अब वेबसाइट जब बनाने बैठोगे तो आपके पास मोस्ट ऑफ काम क्या रहता है, कॉपी पेस्ट का ही होता है। जब फ्रंट एंड डिजाइन करने बैठोगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन जिसकी वेबसाइट बना रहे हो वो पहले से देख के रखेगा वर्ड फाइल वगैरह में कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ डालनी है, ये पैराग्राफ रहेगा, ये इसकी हेडिंग रहेगी। अब आप आपके हिसाब से उसे डिजाइन करो, तो वो वर्ड फाइल में जाके आप क्या करोगे, कॉपी यहाँ पे लाके पेस्ट कर दोगे, बन गया वेबसाइट, ठीक है। खाली डिजाइन कैसे रखना है वो आपको समझ के रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, सेव कर दिया। अब रन करके अगर चेक करोगे तो आपको ये पैराग्राफ और हेडिंग दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। HTML बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस का काम है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस प्रॉपरली करना है और डिजाइन प्रॉपरली ध्यान में रखना है। पहले आपको जब भी वेबसाइट बनाने बैठोगे तो पहले पूरा स्ट्रक्चर आपको खुद से समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे उसे डिज़ाइन करनी है। जैसे यहाँ पे अभी ये वीडियो रखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग रखी है, यहाँ पे पैराग्राफ रखा हुआ है, तो ये आपको पहले विजुअलाइजेशन खुद से करना पड़ेगा। या फिर टीम में जैसे मैंने कल बताया था कि टीम कैसे चलती है, तो आपकी जो टीम होती है उसके अंदर एक UI डिज़ाइनर भी होता है। तो UI डिज़ाइनर क्या करेगा, आपको पूरा एक डिज़ाइन खुद से पहले से ही बना के दे देगा। जैसे आप कैनवा यूज़ करोगे तो कैनवा में पूरा डिज़ाइन बना सकते हो खुद से वेबसाइट का एक, और वो कॉपी पेस्ट आपको दे देगा और उसे फिर आपको कोड में ले जाके कन्वर्ट करना होता है सिर्फ, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी बाय डिफॉल्ट अगर पैराग्राफ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको यूज नहीं करना है कहीं पे, तो VS कोड ने एक लोरेम करके ऑप्शन दिया हुआ है। इससे क्या होता है, एक डमी पैराग्राफ मिलता है हमें। अब डमी पैराग्राफ आपको जितने भी वर्ड्स का चाहिए उतना वर्ड्स आपको लिखना है, लोरेम लिखना है। लोरेम के बाद में जितने वर्ड्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 500 वर्ड्स, तो मैंने एंटर कर दिया, तो अभी इसने एक डमी पैराग्राफ बना दिया है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग 500 वर्ड्स का, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर पैराग्राफ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई वेबसाइट खोल के आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, VS कोड पे ही आप पैराग्राफ कैसा दिखता है, कैसे रन होता है, तो एक डमी पैराग्राफ बना दिया मैंने, VS कोड ने दिया था, जो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप लोरेम 10 लिखोगे तो 10 वर्ड का ही पैराग्राफ देगा, लोरेम 50 लिखोगे तो 50 वर्ड का देगा, 1000 लिखोगे तो 1000 का देगा। आप जितना बताओगे वो उतना करके देगा यहाँ पे। इसको पढ़ते नहीं बैठना है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, लोरेम इप्सिम डॉलर पढ़ना नहीं है, ठीक है। डमी पैराग्राफ है क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। क्लियर है ये चीज, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों को। अब पैराग्राफ में एक दो रूल्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। जैसे हेडिंग टैग का रूल मैंने क्या बताया कि H1 हमेशा एक पेज पे एक ही रखना है आपको। उसी तरीके से पैराग्राफ का एक रूल है कि ये स्पेस को रीड नहीं करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे वाई कोडिंग इज स्किल, तो जैसे मैं इसके बाद में 4-5 स्पेस दे दिया, Ctrl+S किया, सेव किया मैंने, तो ये स्पेस अभी मेरे वेब पेज पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आ रहा है क्या, वाई कोडिंग के बाद में एक ही स्पेस है, दूसरे स्पेस आए, ठीक है, नहीं आए। तो पैराग्राफ का ये एक रूल है, नियम है कि वो एक स्पेस से ज्यादा स्पेस को रीड नहीं करता है, ठीक है। चाहे जहां पे भी लगाओ, जरूरी नहीं कि मैंने वहां पे ही रखा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डोंट मिस आउट, अब यहाँ पे भी मैंने रख दिया, सेव किया। अब रन करके चेक कर लो,
ठीक है, कहाँ गया, डोंट मिस आउट, ये रहा। आया क्या स्पेस? ठीक है, नहीं आ रहा है। दूसरा रूल समझो अब इसका कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ अभी। दूसरा रूल इसका ये है कि अगर इसको एंटर दबाओगे, जैसे पैराग्राफ में मैंने 2 बार एंटर कर दिया, तो डोंट मिस आउट ये सेकेंड लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी रीड नहीं करता है वो, ये देखो आया क्या, वहाँ के वहाँ पे ही है वो। तो ये उसके 2 रूल्स है, स्पेस को रीड नहीं करता है, प्लस एंटर जब दबाओगे तो वो एंटर्स को भी रीड नहीं करता है। तो अब ये करेगा कैसे काम, मेन क्वेश्चन ये भी होता है फिर हमारा। तो ये काम करेगा आपका, लोरेम इप्सिम वाला रहने देते हैं। तो इसको काम करवाने के लिए दूसरे टैग्स बनाए गए हैं, वो टैग आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जब स्पेस को रीड करवाना होता है तो स्पेस को रीड करवाने के लिए एक एंटिटीज कही जाती है, उसको टैग नहीं कहते हैं, उसको एंटिटीज कहा जाता है। एड्रेस ऑफ NBSP वहां पे देना होता है, एड्रेस ऑफ NBSP और सेमीकोलन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका भी एक रूल है, एक बार लगाओगे तो 1 स्पेस देगा। ठीक है, अगर 10 बार लगाओगे तो 10 स्पेसेस वो देगा। जैसे मुझे अगर और स्पेस चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, 5 6 7 8 बार सेव कर दिया, और अब जाके देखता हूँ कि अभी स्पेस मिला कि नहीं मिला, मुझे मिला है स्पेस। ठीक है, स्पेस मिल चुका है, अभी हमें यहाँ पे आ रहा है स्पेस बराबर से। क्लियर है, क्या लगाना है हमें, NBSP के पहले एंड लगाना है, NBSP के बाद में सेमीकोलन लगाना है, ये ध्यान में रखना है। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना, इसको टैग नहीं बोलते हैं, टैग हमारा ब्रैकेट्स के अंदर होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स है क्या, ठीक है, नहीं है, इसको एंटिटीज कही जाती है। एंटिटीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे एंटिटीज आती है इसी तरीके से। ये अभी मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि स्पेस कैसे देना है पैराग्राफ में, इसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, कहीं आपको 1 स्पेस चाहिए तो सिर्फ आप सिंगल, जैसे प्ले के बाद में अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल लगा दूंगा। इस तरीके से तो सिंगल स्पेस मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमें अगर न्यू लाइन पे लेके जाना है, ये एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, इसी में मुझे कहीं से बीच से तोड़ देना है उस पैराग्राफ को। जैसे ये हियर के बाद डोंट मिस आउट जो लिखा हुआ है, ये लाइन को मुझे न्यू लाइन पे लाके दिखाना है। जैसे अगर यहाँ पे आओगे तो ये एक साथ ही एक ही लाइन पे दिख रहा है ना, तो यहाँ से मुझे सेकेंड लाइन पे चाहिए डोंट से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए एक टैग यूज होता है जिसको कहा जाता है, अब ध्यान में रखना टैग यूज कर रहा हूँ, हाँ एंटिटीज नहीं, इसके लिए टैग यूज होता है BR नाम का। ठीक है, BR का फुल फॉर्म है ब्रेक, ब्रेक द रूल या ब्रेक द लाइन ऐसा कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि कुछ टैग ऐसे हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे H2 मैंने ओपन किया तो H2 को क्लोज भी किया ना, ठीक है, लेकिन BR को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कैसे बनता है, कल बताया था मैंने, एलिमेंट्स कैसे बनता है पूरा, किसको कहते हैं हम, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है और बीच में कंटेंट होता है, बराबर, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन यहां पे है क्या, सिर्फ ओपनिंग टैग है, तो ये पूरा एलिमेंट हुआ क्या, ठीक है, कल बताया था मैंने। ये हो गया एक टैग आपका, यहां पे आपका समझ लो, जो लिखोगे आप लोग कोडिंग सीखो, और ये लिख दिया मैंने, टैग को क्लोज कर दिया। तो ये पूरा जब बनता है तो इसकी को हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब जब मैंने सिर्फ BR लगाया है तो इसको तो ना मैंने क्लोज किया, ना ही बीच में कुछ कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका एक टैग होता है जिसको हम सिर्फ ओपनिंग टैग कहते हैं। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके बाद कुछ लिखना नहीं है मुझे।
जो सिर्फ बी आर टैग में लिखूँ और वहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बी आर का काम जैसे मैंने बताया, ब्रेक द लाइन, तो ये लाइन को ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक करके देखेंगे, अभी हम यहाँ पे मैंने बी आर लगाया। अभी ये मत बोलना कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये तो रहेगा ही, क्लोज नहीं किया है, ये ध्यान में रखो। तो अब बी आर लगाया तो बी आर काम क्या करेगा, ब्रेक द रूल या तो ब्रेक द लाइन। तो अभी लाइन को उसने ब्रेक किया, डोंट पहले ये हियर यहाँ पे था, अब यहाँ से उसने ब्रेक किया और नीचे लेके आ गया। अगर आपको 2 लाइन नीचे जाना है तो आप 2 बार बी आर लगा दो। जैसे कोई बोलता है कि मुझे और एक बार एक लाइन को और ब्रेक करना है, तो फिर से एक बी आर लगा दो। बी आर लगाओगे, एक लाइन और उसने नीचे ढकेल दिया, ठीक है। जितनी लाइन आपको नीचे लेके जानी है उतनी बार आपको बी आर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मैं लोरेम वाले में भी। जैसे ये यहाँ से ही लगा देते हैं, ये बी आर मैंने यहाँ पे लगा दिया, सेव कर दिया, रन कर लो। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन जहाँ पे बी आर लगाया था वहाँ से लाइन को उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ के अंदर बी आर टैग को यूज़ करते हैं। बी आर जरूरी नहीं है कि आपको इसी के अंदर काम में आएगा, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर। अब बी आर कहीं पे भी काम में आ सकता है, किसी भी टैग के साथ में काम आ सकता है। अब आगे हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे, इमेजेस टैग पढ़ेंगे या फिर इनलाइन पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि एंकर टैग पढ़ेंगे। तो एंकर टैग एक ही लाइन में सब कुछ आता है, उसको कभी कभी आपको नीचे भी लेके आना होता है, या एक ही रो के अंदर आपकी 2 इमेजेस आ गई, आप चाहते हो कि दूसरी वाली इमेज नीचे आए, तो नीचे लाने के लिए भी हम बी आर टैग को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो जब इमेज टैग में कल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को करके दिखाऊंगा वो चीज़, ध्यान में रखना, मुझे कल पूछना ये चीज़, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के जो रूल्स थे वो ध्यान में रखना है। स्पेस लाने के लिए एनबीएसपी लगाना है और लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर यूज़ करना है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी, फिर आगे देखते हैं। डबल H2च्या इथे ना, हां इथे लावू शकता, इथेही लावू शकता H1 नंतर, किंवा इथेही लावू शकतो आपण। जसं इथे बी आर लावलं चालतं, काहीच हरकत नाही आहे इथे बी आर लावलं तरी। आता काय होईल, एक कोडिंग शिको नंतर एक लाईन त्याने ब्रेक केली आणि सेकंड लाईनला तो शिफ्ट झाला, पण इथे लावून उपयोग नाही, कारण H2 ऑलमोस्ट न्यू लाईनने स्टार्ट होतं। हां लावू शकता, अच्छा इथे आहे ना, हां लावू शकता ना मग प्रॉपरली, काहीच हरकत नाही। हे स्टुडंट याच्या नंतर तुम्ही लावून द्या इथे बी आर। मग आता काय होईल, स्टुडंट फर्स्ट लाईनला राहील आणि रेडी खाली जाईल, असंही यूज करू शकतो, ठीक आहे। अजून काय डाऊट? कोडिंग शिकोमध्येही सेम असं लावू शकतो आपण। H1 मध्ये कोडिंग नंतर शिको आपल्याला खाली जर पाहिजे असेल तसंही करू शकतो आपण, यानी कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। H2 के अंदर ही चाहे तो बी आर को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने पैराग्राफ के अंदर लगाया तो वो भी काम कर रहा है, तो H2 में भी हम लगाएंगे तो काम करेगा, हेडिंग में भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, हमेशा जितनी भी बार H1 यूज़ करोगे, दूसरा अगर H1 फिर से लिख रहे हो तो हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है। कितने भी पैराग्राफ आप लगाओगे, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ लगाया, सेकंड पैराग्राफ लगाया मैंने, तो किसी किसी का ये सवाल होता है कि सर पैराग्राफ का ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था अस के बाद में सेकंड जो पैराग्राफ आपने लगाया तो ये लोरेम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैराग्राफ का काम क्या है, आप जितनी बार नया पैराग्राफ स्टार्ट करोगे वो हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा। सेम हेडिंग का भी काम है, जैसे कोडिंग सीखो यहाँ पे लिखा है, सीखो के बाद में जगह है तो स्टूडेंट H2 यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि H1 हेडिंग का भी काम क्या है, वो हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट करता है, ठीक है। अब किसी का सवाल ये भी आएगा कि नहीं सर मुझे तो कोडिंग सीखो के बाद ही ये स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन है, वो हम आगे CSS में देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है वो। और कुछ डाउट? नाही नाही, हे इथे हां आता बघा, हे बघा वाय नंतर स्पेसेस एकदम असं छोटं असतं, तर ते तेवढंच दिसणार आहे, असं नाही का मोठं दिसेल। जसं आता हा बघा, कोडिंग
आणि ईजमध्ये किती डिफरन्स आहे, म्हणजे एकदम किंचित 1 सेंटीमीटर सारखं असेल. मग हे 10 स्पेसेस एक्झॅक्ट 10 पण नाही लावले आहे मी, म्हणजे किती असतील 3 आणि 3 6 7 8 9 लावलेले आहे. ठीक है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है वो स्पेस. तो वो स्पेस अभी यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे 9 स्पेस आ चुके हैं वहाँ पे. ठीक है, और कुछ डाउट? ऑनलाइन वालों का तनवीर का डाउट है कि सर जो कोडिंग सीखो लिखा है उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या? जी तनवीर, कर सकते हैं, हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं. मैं आगे CSS में बताऊंगा, या फिर अगर यहाँ पे भी दिखाना चाहूँ तो एक टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है स्टाइल करके, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड, तो अभी कोडिंग सीखो का कलर हो जाएगा हमारा रेड. ये देखो, ये CSS का पार्ट है, ये हम CSS में देखेंगे कैसे कलर्स चेंज करना है, या और भी बहुत सारी स्टाइलिंग्स है, तो वो सारी स्टाइलिंग्स हम लोग आगे देखेंगे, इसको बताऊंगा मैं आगे. और कुछ डाउट है ऑनलाइन वालों के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पैराग्राफ टैग समझ में आ गया है सबको? ठीक है, रूल्स ध्यान में रखो प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है. अभी हम लोग बात करते हैं कमेंट टैग के बारे में. ठीक है, अभी आप लोग C पढ़ चुके हो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, जावा पढ़ चुके हो, उसमें कमेंट्स आप लोग देते हो. कमेंट्स का काम क्या होता है? खुद को समझने के लिए, या फिर जो डेवलपर होगा उसको समझ में आए कि हमने ये जो कोड लिखा है, अगर ये एक इफिल्स यूज किया है मैंने, तो ये इफिल्स किस लिए यूज किया है. जैसे अगर कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप लोग समझ लो कि ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोजेक्ट कर रहे हो. अब ड्राइविंग लाइसेंस किसको मिलता है? इफिल्स उसमें क्यों काम में आएगा? ड्राइविंग लाइसेंस 80+ हो जाते हो तब मिलता है, या फिर वोटर आईडी अगर बना रहे हो तो वोटर आईडी भी किसका बनता है? जब वो 18+ हो जाता है तब. तो वहां पे इफिल्स की एक कंडीशन यूज की जाती है. अगर ये स्टूडेंट या लड़का लड़की ये 18 साल का है तभी इसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, या फिर तभी इसका वोटर आईडी बनेगा. तो वहां पे इफिल्स में कंडीशन लगाओगे ना, इफ में लगाओगे अगर ये पर्सन 18+ है तो आगे बढ़ो. समझ लो एक फॉर्म फिल कर रहा है, वो उसका नाम भरा या उसके पिताजी का नाम एड्रेस वगैरह भरा, अब आएगा वो मेन एज पे. एज उसका कब फॉर्म सबमिट कब होगा? जब वो 18+ होगा तभी होना चाहिए. तो वो जब एज पे आप आओगे तो वहां पे इफिल्स कंडीशन यूज करोगे. इफ 18 ईयर प्लस है तो फॉर्म सबमिट करने दो, या तो आगे की फील्ड इसमें भरने दो. अगर इल्स इसमें एक कंडीशन डालोगे, अगर ये 18+ नहीं है तो फॉर्म को वहां पे स्टॉप कर दो, उसे एक मैसेज दे दो कि यू आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, आया समझ में? तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी तरीके से हमें ये कमेंट जब पास करनी होती है तो वो इफिल्स अगर आपने वहां पे कंडीशन डाली है तो वहां पे आप बताओगे कि ये कमेंट में क्यों पास कर रहा हूं, ये इफिल्स क्यों यूज कर रहा हूं कि स्टूडेंट का एज इतना मैंडेटरी होना चाहिए, 18+ होगा तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है. तो जो कमेंट पास करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेडिंग टैग, ठीक है, तो HTML में कमेंट जो पास करना होता है लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज करके आपको करना है, प्लस डबल डैश यूज करके करना है. ठीक है, इस तरीके से कमेंट पास होती है. अब ये बीच में आपको कमेंट लिखना होता है. ये आपका समझ लो ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है. क्लोजिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज नहीं होता है. ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे जो भी लिखना हो लिख सकते हो कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, लिख सकते हो ऐसा. अभी यहाँ पे तो कुछ मैंने कंडीशन लगाई नहीं, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ नहीं बताऊंगा. वो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कमेंट पास करनी है. या तो यहाँ लिख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट हेडिंग, या फिर दिस इज मेन हेडिंग. तो अभी मुझे दूसरा कमेंट अगर पास करना है तो मैं क्या करूँगा? सेम. ठीक है, डबल डैश यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज मेन हेडिंग H1. H1 हो गया. यहाँ अभी नीचे पास कर दो कमेंट फिर से, दिस इज सब हेडिंग H2. कर सकते हैं ना ऐसे, यानी लोगों को समझ में आए कि मेन हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है.
पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के लिए भी आप पास करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग्स कमेंट्स पास किए जाते हैं। कमेंट्स किसके लिए होता है? हमें खुद के लिए होता है, जो डेवलपर बैठा हुआ है उसको समझ में आए उसके लिए होता है, या फिर जब आप समझ लो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने वाले हो, आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, आपके जगह पे कोई दूसरा डेवलपर आएगा तो उसे समझ में आना चाहिए कि आपने ये प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो इस प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्या किया हुआ है। तो वो जब समझ लो ये कोड आपका खोलेगा, 10,000 20,000 लाइन का कोड होगा, वो जब खोलेगा तो ये सबसे पहले वो कमेंट पढ़ेगा कि आपने कहीं पे जो भी यूज़ किया होगा, मल्टी थ्रेडिंग यूज़ किया है तो क्यों यूज़ किया है, तो वहाँ पे आपने ऊपर कमेंट पास की होगी कि मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ की है। तो वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कमेंट के थ्रू बताई जाती है, डेवलपर को समझ में आए, खुद को समझ में आए इसके लिए। अब कमेंट पास करने का एक ये तरीका है, एक तरीका ये भी होता है कि जैसे अगर मुझे समझ लो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही गायब करना है टेम्पररी, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे आप लगा दोगे पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में सेव कर दो। टेम्पररी सिर्फ आप कुछ चेक कर रहे हो, रन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो पहला पैराग्राफ गायब हो गया, सिर्फ अभी दूसरा पैराग्राफ बचा हुआ है। अब ये कब काम में आता है? कि जब टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड में कुछ भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, जैसे अभी आप लोग अमेज़ोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ करते हो, काफ़ी सारे उस पर सेल्स आते हैं। ये सेल्स जब आते हैं, जैसे 15 अगस्त का सेल आता है या फिर दिवाली ऑफर्स आती हैं, तो जब ये कोड बनाए जाते होंगे बैकएंड में, तो वो लोग जब बनाते हैं तो इस तरीके से उसे कमेंट वगैरह कर देते हैं। जब लाइव करना होता है कि चलो 2 दिसंबर को ये कोड लाइव होना है, तो 2 दिसंबर को वो क्या करेंगे, वो कमेंट को हटा देंगे, कोड विजिबल हो जाएगा और 2 तारीख से आपका वेबसाइट पे वो पूरा चलने लगेगा। ठीक है, तो कोड को कुछ टाइम के लिए विजिबल ना रखने के लिए भी कमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट होगा, समझ लो कोई मोबाइल ही है, 10,000 का है, अभी वो आपके सेल में आने वाला है 8,000 रुपये में, तो उसका कोड तो लिखोगे ना पहले, तो कमेंट के अंदर उसको 2 दिन के पहले या 1 दिन के पहले उसको आपने कमेंट करके हाइड करके रखा हुआ है। 2 तारीख जब आएगी, रात को 12 बजेंगे, रात को 12 बजे ही एज ए डेवलपर डायरेक्ट वहाँ से क्या करेगा, इसको हटा देता है। ठीक है, कमेंट हटा देता है, कोड आपका पूरा लाइव चलने लगता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो कमेंट का इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी दिखाया जा सकता है कमेंट को। ठीक है, बीच की भी कोई लाइन अगर आपको स्किप करनी है, जैसे डोंट से यहाँ तक स्किप करनी है, तो यहाँ पे भी लगा दो BRT अपना ये कमेंट, डोंट के पहले पास कर दोगे और यहाँ पे क्लोज कर दोगे, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी आपकी, विजिबल नहीं होगी फिर। ठीक है, यानी कमेंट को सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्लस मल्टीपल लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दोनों काम है कमेंट टैग का, ये ध्यान में रखो। क्लियर है ये? ठीक है, आगे अभी देखते हैं। एक टैग होता है HR टैग। HR का काम होता है हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है उसको। ये किस लिए काम में आती है? पेजेस को डिवाइड करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 2 HR टैग अपना पैराग्राफ लगाए हुए हैं, दोनों पैराग्राफ को मुझे अलग करके दिखाना है, बीच में एक लाइन चाहिए मुझे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HR यूज़ करते हैं। जैसे ये पहला वाला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही मैं लगा देता हूँ HR टैग। अब इसे भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइन ला रहे हैं, कोई कंटेंट लिख नहीं रहे। ठीक है, तो जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में मैं रन करता हूँ, तो अभी आपको फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में एक लाइन दिखेगी, सेकंड पैराग्राफ आपका वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पेज को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए और डिवाइड करने के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। जैसे H2 के बाद में भी आप चाहते हो तो यहाँ पे डाल दो HR टैग, तो एक लाइन H2 के बाद में भी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कुछ डाउट इसमें? HR का काम इतना ही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो। अभी ऑनलाइन वालों को कोई डाउट?
यहाँ तक प्रैक्टिस करो आप लोग, फिर बाकी का हम लोग कल देखेंगे। बेसिक जो और टैग होते हैं, जैसे कि बिग टैग क्या है, फॉर्मेटिंग के लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे पैराग्राफ के अंदर ही कोई चीज़ अगर आपको बोल्ड करनी है, जैसे डॉलर लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, या फिर इसको थोड़ा सा इटालिक करके दिखाना है कर्सू स्टाइल में, तब कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे फिर आगे। अभी यहाँ तक किसको कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ तक की प्रैक्टिस करो, चाहे तो कोई भी वेबसाइट ले लो, चाहे तो कोडिंग सीखो वाली वेबसाइट क्यों ना लो आप, वो वेबसाइट लेके जैसे ये हेडिंग्स, अलग अलग हेडिंग्स लगाओ, H2 लगाओ, H3 लगाओ। ये पैराग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये पैराग्राफ यूज़ कर लो। जैसे ये जो है इसको H2 ले लो, इसको H3 ले लो और उसमें पैराग्राफ लगाओ। ये जो एक्सप्लोर लिखा हुआ है, चाहे तो इसको H1 में ले लो, ये छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर पी टैग लगा के यूज़ कर लो। इसमें स्पेस लगा के देखो, ठीक है, लाइन को ब्रेक करके देखो, BR करके देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखो, HR वगैरह लगा के देखो उसमें। तो यहाँ से चाहे तो कंटेंट आप उठा सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की आपको यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करो चाहे तो। या फिर कोई भी न्यूज़ का भी कोई वेबसाइट लो लोगे तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। आज तक वगैरह जो है उस पर भी काफ़ी सारी आपको इस तरीके के पैराग्राफ्स, हेडिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखो जो न्यूज़ चलती रहती है, अभी इसको आप हेडिंग के अंदर डाल सकते हो और बाकी ये सारी चीज़ें जो है पैराग्राफ के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करो इसको, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टाइटल्स, हेडिंग्स वगैरह और उसके पैराग्राफ भी। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर कोई भी टाइम्स न्यू हिंदी टाइम्स क्या होता है ये अपना द हिंदू करके होता है, वो न्यूज़पेपर जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करो। द बिजनेस करके होता है, या फिर सिंपल अपनी वेबसाइट भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, और यही कंटेंट यूज़ करते रहो आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का हम कल देखेंगे फिर। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? हर्षल, सुशील, रितु, तनवीर, सार्थक, वैष्णवी, अरशद, सुमित, जिनको जो डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो आप लोग, बाकी का कल देखेंगे हम लोग। VS कोड इंस्टॉल कर लेना, दोनों एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, वो डाल लेना आप लोग, और आगे का प्रैक्टिस करो उसमें। VS कोड किसी का डाउनलोड नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं मिला तो मैसेज करो क्लास के नंबर पे, मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी का फिर हम लोग कल देखते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट नहीं है लग रहा है। ठीक है, नो डाउट है। चलो फिर कल देखेंगे बाकी का।